हाय गाइस। आज हम बात करने वाले हैं हॉट वर्क परमिट पर। आप सब जानते हैं कि हॉट वर्क काफ़ी ख़तरनाक और काफ़ी डेंजरस होता है। इसमें जान से लेके प्रॉपर्टी एंड लाइफ्स दोनों के जाने और सीरियस इंजर होने के चांसेस होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे हॉट वर्क परमिट पर। और हॉट वर्क परमिट जब इशू होता है तो क्या सेफ्टी प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए, उसके बाद हॉट वर्क शुरू करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि ये दिस hot work permit is required for any operation involving open flame और producing heat and और spark, यानी कोई भी ऐसा काम जिसमें आग, हीट या किसी तरह की चिंगारी प्रोड्यूस होता है वो हमारा हॉट वर्क होता है। और ऐसे कामों के लिए हॉट वर्क परमिट की रिक्वायर्ड होती है। दिस इंक्लूड्स ब्रेजिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, हीट गन, सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग। ये सब कामें हमारी होती है जिन कामों के लिए हमको हॉट वर्क परमिट लेने की जरूरत पड़ती है। आगे बात करेंगे कि जब भी हम लोग हॉट वर्क परमिट लेंगे तो वेरीफाई प्रिकॉशन लिस्टेड बेलो। जो प्रिकॉशन नीचे बताया जा रहा है सबसे पहले हम उसको वेरीफाई करेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं या नहीं है। एरिया वुड बी स्पेसिफाइड एंड कॉर्डन ऑफ, और वो एरिया हमारा एक ख़ास होना चाहिए और पूरा एरिया हमारा बैरिगेटेड भी होना चाहिए। ट्रेन एथोराइज पर्सन विल कंप्लीट द जॉब, और जो लोग भी जॉब करेंगे वो हमारे ट्रेंड पर्सन होना चाहिए और हॉट वर्क एथोराइज पर्सन ही होना चाहिए। तो चलिए फिर हम लोग यहाँ बात करेंगे परमिट। यहाँ आपको एक नंबर मिलता है कि कितने नंबर पे इस परमिट को इशू किया गया है, तो वहाँ हम परमिट नंबर भरेंगे और उसका इशू डेट, कब इसको इशू किया जा रहा है, एक्सपायरी डेट, और कब ये जा कर के एक्सपायर हो जाएगा, और टाइम को भी हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। वर्क ऑर्डर नंबर भी होता है कि कितने नंबर पे ये काम को करने के लिए ऑर्डर दिया गया। उसके बाद वर्क स्टार्ट डेट और काम कब शुरू हुआ, वर्क कंप्लीशन डेट और काम कब ख़त्म होगा, टाइम वगैरह। तो ये जो आपको भरना है तो अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन मोस्टली इशू कब किया जा रहा है, कितने बजे किया जा रहा है और कब तक किया जा रहा है, कितने बजे तक के लिए किया जा रहा है, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हमारा होता है। उसके बाद हम लोकेशन की बात करेंगे कि बिल्डिंग नेम या वो वर्क साइट जहाँ पे काम हो रहा है उसका हम लोकेशन और उसका नाम हम स्पष्ट लिखेंगे ताकि क्लियरली पता चल सके कि ये हॉट वर्क कहाँ हो रहा है। अब हॉट वर्क में क्या हो रहा है, वेल्डिंग, कटिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग या ऑदर। ऑदर है तो उसका हम ऑदर पे टिक करके बगल में उसका नाम लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम क्या है वो लिखेंगे। और डिस्क्राइब वर्क का मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी क्या काम हो रहा है। वेल्डिंग का काम हो रहा है, कटिंग का काम हो रहा है, तो वेल्डिंग कटिंग किस में हो रहा है, पाइप को वेल्ड किया जा रहा है या पाइप को काटा जा रहा है या टैंक को वेल्डिंग किया जा रहा है या टैंक को काटा जा रहा है। जो भी जहाँ भी जो भी काम हो रहा है उस काम को हम स्पष्ट रूप से क्या करेंगे, यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद है हमारा जॉब फॉरमैन या सुपरवाइज़र एथोराइज पर्सनल जो होते हैं। तो सुपरवाइज़र कौन है या फॉरमैन कौन है, उनका फ़ोन नंबर क्या है वो लिखेंगे। और जो काम को कर रहा है ऑपरेटर्स, ठीक है, यहाँ ऑपरेटर्स का नाम लिखेंगे कि कौन कौन ऑपरेटर्स या वेल्डर्स ये काम को कर रहे हैं, क्योंकि जो भी वेल्डर्स होते हैं उसके साथ हेल्पर्स भी होते हैं ताकि उसको असिस्ट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ हम हेल्पर का भी नाम लिखेंगे। अगला है फायर वॉच। फायर वॉच का मतलब है कि जहाँ भी हॉट वर्क होता है आमतौर पर एक फायर वॉच को वहाँ रखा जाता है ताकि वो फायर को वॉच करते रहे। अगर किसी तरह का इग्निशन होता है या आग लगती है तो तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर के थ्रू वो आपको कंट्रोल करे। अब हम बात करेंगे सेफ्टी प्रिकॉशन की कि क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन होना चाहिए।
तो चलिए, सबसे पहली बात ये कह रहा है कि इंश्योर दैट ऑल इक्विपमेंट यूज्ड फॉर दिस वर्क इज इन प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर। यानी इस काम के लिए चाहे सिलेंडर हूँ, होज हूँ, रेगुलेटर हूँ, नोजल्स हूँ, यानी जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ किया जा रहा है, सारे के सारे हमारा क्या होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, वर्किंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम डन पे टिक लगा देंगे। अगर ऐसा, अगर या इसकी अगर रिक्वायर्ड नहीं है, एन ए का मतलब था नॉट अप्लीकेबल, या अगर ये अप्लीकेबल नहीं है तो एन ए पे टिक लगाएंगे। लेकिन अगर हॉट वर्क हो रहा है तो ये आपका अप्लीकेबल होना ही है, तो इसलिए डन पे टिक लगाएंगे सब कुछ चेक करने के बाद। पोस्ट वार्निंग साइंस टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम एन एक्सेसिंग वर्क एरिया और फ्रॉम एन एक्सपोजर टू स्मोक और आर। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जिस एरिया में हॉट वर्क हो रहा है उस एरिया में हमको वार्निंग साइन क्या करना पड़ता है, पोस्ट कर देना पड़ता है, या डिस्प्ले कर देना पड़ता है, या जो हमारे बैरिकेडिंग टेप आते हैं लाल वाला, रेड कलर वाला, उससे हमको क्या कर देना पड़ता है, पूरा बैरिकेड कर देना पड़ता है। ठीक है, अगर ऐसा कर देना है, ऐसा करने के बाद फिर हमको वहाँ काम को किया जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है इमरजेंसी एग्जिट अवेलेबल्स। जहाँ भी हॉट वर्क होता है तो वहाँ से अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई बात अगर होती है तो किस तरह से भागा जाएगा, किस तरह से सेफ प्लेस पे जाया जाएगा। तो एग्ज़िट हमारा अवेलेबल होना चाहिए। हम अगर है तो वहाँ हमको क्लिक कर देना है, और डेफिनेटली ये होना ही है। इंश्योर डैट, है ना, नो अदर हैजार्डस ऑपरेशन इन प्रोग्रेस। और ये हमको इंश्योर करना है कि कोई दूसरा हमारा हैजार्डस कोई भी काम वहाँ ना चल रहा हो। यानी जब भी हॉट वर्क चल रहा हो तो आसपास कोई भी मान के चलिए जो फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं या कोई ऑयल हैं, गैसेस वगैरह हैं, उस तरह का कोई भी वर्क वहाँ ना चल रहा हो। क्योंकि अगर चल भी रहा है तो हमको सेफ डिस्टेंस में करना है, हमको आसपास बिल्कुल भी नहीं करना है। अदर अफेक्टेड इन्वॉल्व इन अ पर्सन एडवाइस ऑफ ऑपरेशन एंड हिजर्ट्स। और बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे वहाँ जो हॉटवर्क के आसपास वो लोग भी काम करेंगे। तो डेफिनेटली हॉटवर्क से निकलने वाले जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, या हीट होते हैं, स्मोक्स होते हैं, या पॉइजनस गैसेस होते हैं, उससे वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो उन लोगों को भी हमें बताना है कि इनसे किस तरह से बचा जाएगा और कैसे हम लोग अपने आप को सेफ रखेंगे। तो उनको भी अच्छे से ट्रेनिंग देना है और प्रिकॉशन बताना है, कह के उसको वहाँ डन पे टिक कर देना है। वेसल इक्विपमेंट ड्रेन पर्क्ड, है ना, वेंटिलेटेड एंड और क्लीन्ड, है ना, हॉट टेप वर्क ऑन टैंक, है ना, पाइप्स कंटेनर्स कंटेनिंग फ्लेमेबल लिक्विड शैल बी, है ना, सर्टिफाइड एंड पर्क्ड, है ना, प्रियर टू हॉट टैप। ये कहना या ये चाहते हैं कि हमारा बहुत सारा हॉट वर्क जो होता है वेसल या टैंक में होता है, ठीक है, और बहुत सारे पाइप्स वगैरह में होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि उस वो टैंक जो होता है या वो वेसल्स जो होते हैं या साइलस जो होते हैं ऑलरेडी वो यूज़ होते हैं, और उसमें थोड़ा बहुत रेसिड्यू जो है केमिकल्स या थोड़ा सा जो केमिकल्स होते हैं थोड़ा सा बचे हुए रह जाते हैं, तो वो काफ़ी टॉक्सिस बन जाते हैं, फ्लेमेबल बन जाते हैं। तो जब भी हम लोग ऐसे टैंक के अंदर, ऐसे पाइप के अंदर, वेसल्स के अंदर अगर हम काम करें तो पर्ड का मतलब होता है शुद्धिकरण करना। यानी उसको पहले हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, साफ करेंगे वेंटिलेशन के जरिए से, या हम लोग एडजस्ट, है ना, फैन के जरिए से, या अदर गैसेस हम लोग नॉन फ्लेमेबल गैसेस उसके अंदर डालेंगे ताकि वो बिल्कुल क्या हो जाए, क्लीन हो जाए। उसके बाद ही हमको ऐसे टैंक के अंदर काम करना है। आगे है कि अप्रोप्रिएट पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है प्रोवाइडेड एंड वोन, का मतलब है कि जो भी जैसे सेफ्टी हैंड ग्लोव्स है, उसके बाद जो वेल्डिंग के गॉगल्स वगैरह होते हैं, है ना, एंटी एंटी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो हमारे ग्लासेस होते हैं, ठीक है, एप्रॉन्स होते हैं, ये सारा हमको पीपी देना है। और ऐसे पीपी के साथ ही वर्कर क्या करेंगे, काम करेंगे। अगला है कि सुपरवाइजर है नोटिफाइड है ऑफ वर्क लोकेशन, टाइम ऑफ ऑपरेशन एंड नेचर ऑफ द वर्क, हॉट वर्क है ना टू बी है ना परफॉर्म। जो सुपरवाइजर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि कहाँ काम करना है, कितने बजे से कितने बजे तक काम चलेगा, हॉट वर्क किस तरह का है,
और किस तरह से किया जाएगा, ये सारी बातें उनको स्पष्ट करके क्या करना है, बताना है। ठीक है। अगला है कि इंश्योर दैट है ना प्रॉपर वेंटिलेशन इज है ना मेंटेन इन द वर्क एरिया है ना थ्रू द ऑपरेशंस। और बताते हैं कि जब तक काम चलेगा, अगर वो इनक्लोज एरिया है या किसी तरह का टैंक है, वेसल है या साइलस है, तो हमें ये इंश्योर करना है कि वहाँ वेंटिलेशन की सुविधा हो। ठीक है। मैकेनिकल वेंटिलेशन है, लोकल एग्जस्ट वेंटिलेशन है, जो भी अप्रोप्रिएट वेंटिलेशन है, ताकि अंदर का जो टॉक्सिस फ्यूम्स हैं या जो भी है ना जो फ्लेमेबल गैसेस हैं, वो सारे क्या हों, निकलते रहें और अंदर का एरिया बिल्कुल क्लीन एंड नीट रहे, और आदमी को भी काम करने में कंफर्टेबल होगा, और वहाँ किसी तरह के फायर हैजर्ड्स या एक्सप्लोजन हैजर्ड्स भी नहीं होगा। अगला है कि प्रिवेंट है ना स्मोक फ्रॉम है ट्रेवलिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग। दूसरी बात है कि जब भी हम लोग हॉट वर्क करते हैं तो आमतौर पर वहाँ धुआं वगैरह निकलता है, फ्यूम्स वगैरह निकलते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो धुआं दूसरे आसपास के बिल्डिंग में या दूसरे वर्क साइट में वो ना जाए। उसके लिए भी हमको कंट्रोल मेजर लगाना है, उसके लिए भी हमको एडजस्ट फैन वगैरह लगा करके हमको उसको सेफ एरिया की तरफ उसको निकालना है। अगला है कि प्रिवेंट स्मोक है ना फ्रॉम सॉरी चेक है ना बिल्डिंग एरिया 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 करेंट है ना एंड है ना आउटडोर है ना विंड डायरेक्शन। और हम जब भी काम करेंगे तो हमको एक चीज़ चेक ये कर लेना है कि जो हवा का दिशा क्या है, हमको हवा के विपरीत दिशा में नहीं काम करना चाहिए। यानी सपोज अगर हवा पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, तो जो लोग भी काम करेंगे तो वो पूरब ओर बैठ के काम करेंगे, पश्चिम ओर नहीं बैठेंगे, वरना जो भी डस्ट हैं और जो भी फ्यूम्स हैं वो सब अल्टीमेटली जो काम करेंगे उनके तरफ जाएगा और वो उससे अफेक्ट होंगे। तो इसका भी हमें ख्याल रखना है। अगला है कि इंश्योर दैट ऑल है ना कम्बस्टिबल मटेरियल्स है नो लेस देन 35 फीट है ना फ्रॉम द ऑपरेशन। जितने भी ज्वलनशील पदार्थ है, जैसे ऑयल का टैंक है या किसी तरह का केमिकल है जिसमें आग लग सकती है इजीली, वो हमारा 35 फीट दूर रहना चाहिए हॉट वर्क से। ठीक है, ये सेफ हमारा डिस्टेंस है। अगला है कि इंश्योर दैट ऑल है ना फ्लेमेबल मटेरियल इज नॉट लेस देन 50 फीट फ्रॉम द ऑपरेशन। और जितने भी फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं, जैसे डीजल है, किरासन है, पेट्रोल है, या इस तरह के जो भी सॉल्वेंट बेस्ड केमिकल्स हैं, वो हमारे 50 फीट दूर रहना चाहिए। अगर दूर नहीं कर सकते हैं तो बीच में हमको जो है बैरियर वगैरह लगाना पड़ता है, नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल का बना हुआ जो बैरियर आता है, ठीक है, वो हमको लगाना पड़ता है, या पार्टीशन वगैरह लगाना पड़ता है। अगला पॉइंट है कि नॉन मूवेबल है ना कम्बस्टिबल फनेबल्स है ना आइसोलेट कवर्ड और शील्ड है ना विद फायर रिटार्डेंट मटेरियल्स। वही बात अभी यहाँ कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होंगी जिसको हम हटा नहीं सकते हैं, उसको हम दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे को हम आइसोलेट कर देंगे, कवर कर देंगे। फायर रिटार्डेंट मटेरियल का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ से उसको ढकेंगे जिसमें आग ना लगे, जैसे हमारा एस्बेस्टस शीट आता है या फायर ब्लैंकेट वगैरह जो होता है, उससे हम क्या करेंगे, ढक देंगे। अगला हमारा है फ्लोर स्वैप है क्लीन ऑफ कंबस्टिबल्स। जो हमारा फ्लोर वगैरह होता है, वहाँ किसी तरह का जो ज्वलनशील मटेरियल्स हैं, कंबस्टिबल मटेरियल्स हैं, उसको बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, उसको साफ कर देंगे। हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल ओपनिंग विद इन 35 फीट है ना सील्ड और कवर्ड फॉर स्पार्क एंड वेपर कंट्रोल्स। सपोज कोई ओपनिंग है, या चाहे वर्टिकल में हो या हॉरिजॉन्टल में कोई खुला हुआ खिड़की है या किसी तरह का ओपनिंग होल्स वगैरह हैं, तो उनको भी हमें क्या कर देना चाहिए, कवर कर देना चाहिए, ताकि स्पार्क और वाइपर वगैरह जो धुआं वगैरह गर्द वगैरह है वो दूसरे ओर ना जाए। हीट ट्रांसफर कंडक्शन रेडिएंट एंड इक्वलिटी कंट्रोल। और बताते हैं कि हीट इधर उधर ट्रांसफ़र ना हो, रेडिएशन वगैरह प्रॉपरली कंट्रोल हो, दूसरे लोग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन के चपेट में ना आए, कंडक्शन के चपेट में ना आए, इस चीज़ को भी हम इंश्योर करते हुए काम को करना है। ठीक है, इंश्योर दैट है ना फायर डिडक्शन सिस्टम है ना विल नॉट बी है ना एक्सीडेंटली एक्टिवेट बाय हॉट वर्क ऑपरेशन। इस बात का ध्यान हमें रखना है, क्योंकि जहाँ भी हॉट वर्क होता है तो एरिया हीट हो जाता है, या वहाँ काफ़ी वेपर एंड फ्यूम्स निकलते हैं, धुआं निकलते हैं,
तो कभी कभी क्या होता है, जो हमारा ऑटोमेटिक फायर डिटेक्टर सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो एक्टिवेट ना हो, और इस बात का ध्यान रखते हुए काम करना है, वरना उसके एक्टिवेट होने से आपको पता है कि बिना आग की सूचना मिलेगी और लोग काफ़ी भगदड़ में आ जाएंगे। Fire alarm system and appropriately and modified to prevent the false alarms and occupants and notified। और कहना ये चाहते हैं कि अगर इस बात के चांसेस हैं कि नहीं फायर अलार्म फॉल्स चालू हो जाएगा या स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको स्विच ऑफ कर देंगे, या जो भी प्रिवेंशन मेजर है वो कर देंगे, या फिर जो लोग आसपास हैं उनको नोटिफाई कर देंगे कि ऐसा अगर होता है तो आप किसी को चिंता करने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। Proper fire extinguishers and available operational and operation trained and in their use। और कहना चाहते हैं कि जहाँ भी हॉट वर्क होगा तो उस हॉट वर्क के अकॉर्डिंग जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जैसे ड्राई केमिकल पाउडर्स होते हैं या एबीसी पाउडर्स होते हैं, या फिर हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बेस पे जो हमारा O2 होते हैं, तो वो हमारा अवेलेबल होना चाहिए, और उसको चलाने वाला ट्रेंड पर्सन भी वहाँ होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये काम आपका फायर वॉच जो वहाँ रहता है तो वो फायर वॉच आराम से कर सकता है। अगला हमारा है कि प्रॉपर फायर प्रोवाइड अ फायर वॉच एंड ड्यूरिंग द ऑपरेशन एंड फॉर 30 मिनट्स एंड आफ्टर वर्क हैज़ बीन स्टॉप्ड। और कहना चाहते हैं कि फायर वॉच तो वहाँ रहेगा ही, अगर नहीं है तो एक वहाँ फायर वॉच जरूर हायर करना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ फायर वो प्रॉपर आग को हैंडल कर सके और फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह को वो यूज़ कर सके, चला सके। और दूसरी बात यह है कि काम ख़त्म होने के 30 मिनट बाद तक भी उस एरिया में फायर वॉच खड़े रहेंगे, ताकि किसी तरह की बाद में भी आग ना हो जाए या आग ना लग जाए। कभी कभी होता क्या है कि जल्दी जल्दी में हम लोग काम को ख़त्म करके निकल जाते हैं और फायर के कोई ट्रेसेस वगैरह कहीं रह जाता है, और वो धीरे धीरे स्मोल्डर यानी सुलग करके मैंने बड़ा आग लगा देती है। तो इस चीज़ को नोटिस करने के लिए 30 मिनट तक वहाँ रुके रहेंगे, मिनिमम 30 मिनट, वैसे 60 मिनट वगैरह भी कहीं कहीं बताया जाता है। उसके बाद है ऑल operations and personnel and made aware of the fire evacuation and fire reporting and procedures of the facility। उसके बाद कहना यहाँ ये चाहते हैं कि जितने भी लोग वहाँ काम करते हैं सब लोगों को पता होना चाहिए आग क्या होती है, आग से बचा कैसे जाता है, अगर इन केस ऑफ फायर हो जाती है तो फिर हम किसको रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट करने का प्रोसीजर क्या है, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद आर यूवी अल्ट्रावायलेट है ना शील्ड इन प्लेस। और जो लोग भी काम करेंगे अल्ट्रावायलेट जो शील्ड आता है, यानी जिसको हम लोग वेल्डिंग गॉगल्स कहते हैं, तो वो हमारा लगा हुआ होना चाहिए, जगह पर होना चाहिए। अगर दूसरे एक तो ऑपरेटर यूज़ करेंगे ही, दूसरा एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि बगल में कुछ काम चलता है तो वहाँ भी हमको अल्ट्रावायलेट शील्ड लगा देना पड़ता है। एक फ्रेम होता है और वो पोर्टेबल स्टैंड होता है, उसमें उससे उसको घेर देना पड़ता है ताकि दूसरे लोग ना इसको देखें। इफ़ हॉट वर्क है टू बी परफॉर्म एंड इन ए कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट ऑब्टेन। और आपको पता है कि कन्फाइंड स्पेस अपने आप में बहुत ही खतरनाक होता है, और कन्फाइंड स्पेस पर मेरा वीडियो भी बना हुआ है। तो कन्फाइंड स्पेस में अगर कोई भी हॉट वर्क करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वहाँ कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट सबसे पहले हमको इशू कराना पड़ता है। उसके बाद फिर हॉट वर्क परमिट के माध्यम से वहाँ जो उसका रूल एंड रेगुलेशन है, प्रोसीजर्स हैं, वो हमको फॉलो करते हुए काम को करना है। अगला है कि ऑल ऑपरेशंस एंड ऑपरेशनल आर अवेयर ऑफ फायर इवैक्यूएशन एंड फायर रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स। और ये कहना चाहते हैं कि जितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं सब लोगों को आग से बचने के जो भी सेफ मेथड होते हैं, या किधर हमको जाना है, असेंबली पॉइंट कहाँ है, या सेफ एरिया किधर से जाएंगे, स्कैप रूट कौन सा है, वो सब क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हॉट वर्क में लागू हो ही जाते हैं, और जो जो लागू हैं और उसको हम इंश्योर करके फिर हम डन पे या यस पे क्लिक करेंगे। अगर इनमें से कोई पॉइंट ऐसा होता है जो हमारा लागू नहीं होता है तो NA पे हम टिक करेंगे, यानी नॉट अप्लीकेबल। उसके बाद है कि जो लोग भी वहाँ काम करते हैं हॉट वर्क का, तो उसको क्या क्या दिया गया है इस पर भी टिक लगा देंगे कि उसको अप्रोप्रिएट गॉगल्स का मतलब जैसे
सेफ्टी गॉगल्स उसको दिया गया है या नहीं दिया गया, यानी वेल्डिंग का सेफ्टी गॉगल्स, फर्स्ट एड है या नहीं है, प्रॉपर ग्लोव्स है या नहीं है, ओवरऑल यानी एक जैकेट होता है जो पैंट और शर्ट एक ही साथ होता है, वो उनको पहन पहन के काम करना पड़ता है ताकि स्लैग वगैरह या स्पार्क वगैरह या हीट वगैरह जो ऑपरेटर होते हैं उसको अटैक ना करे। हेलमेट देना है, सेफ्टी शूज़ देना है, पूरे एरिया को बैरिकेड करना है, वेल्डिंग मास्क देना है। स्क्रीन की बात कर रहे हैं, वही अभी जैसे कि हम बताए कि कभी कभी क्या होता है कि जिस एरिया में हमारा काम चलता है वहाँ बगल में दूसरे लोग भी काम करते हैं, तो वेल्डर तो वो अपना सेफ्टी गोगल्स लगा के काम करेंगे, बट जो लोग बगल में हैं तो वो लोगों को रेडिएशन अटैक कर सकता है, उधर वो लोग देखेंगे तो रेडिएशन अटैक कर सकता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो वहाँ हमको स्क्रीन लगा देना पड़ता है, ठीक है, ताकि दूसरे लोग ना देखें, एक तरह से घेर देना पड़ता है। ये एक फाइबर का आता है और उसमें स्टैंड होता है, उससे उसको घेर देना पड़ता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स भी वहाँ रहना चाहिए, और कुछ एक्स्ट्रा और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं और इस पर टिक करना है कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद एथोराइजेशन एंड अप्रूवल बाय सुपरवाइज़र, और नीचे सारी कंडीशन को अच्छे से देखेंगे समझेंगे, और जो भी प्रिकॉशन है वो सारे लिया गया है, और परमिट जो है वैलिड है, जो भी काम करने वाले हैं वो सारे हमारे कम्पिटेंट हैं। ये सारे चीज़ों को अच्छे से इंस्पेक्शन करने के बाद जो है इसको साइन किया जाएगा, नाम लिखेंगे, उसका सिग्नेचर होगा, डेट होगा, टाइटल क्या है वो टाइटल भरेंगे, और परमिट इशूड बाय, और परमिट को कौन इशू करते हैं वो अपना सिग्नेचर करेंगे और डेट भरेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा हॉट वर्क परमिट। और परमिट अलग अलग तरह से भी हो सकते हैं, हॉट वर्क परमिट का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, अलग अलग कंपनी, लेकिन जो मूल बातें हैं, जो फैक्ट्स हैं और जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो ऑलमोस्ट सबके अंदर एक ही जैसा होता है, एक दो पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं। तो ये रहा हमारा हॉट वर्क परमिट। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली मैक्स सेफ्टी एट रवे। थैंक यू।